देखो, लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी अवसर मिलेगा अच्छे पद पर जाने के लिए। देखिए, आज है 9 जनवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन सबसे बता दूं, जो लोग आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और साथ में देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप जो है वार्षिकांक का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वार्षिकांक 2022-23 की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और बाकी वीडियो तो मैंने अपलोड ही कर दिया था 3500 करंट अफेयर का, ठीक है। और ये जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय आपका बैंकॉक में स्थित है। बैंकॉक यानी कि थाईलैंड, ठीक है। देखिए, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और एक खास बात यह है इसके बारे में जो आपको याद रखना है और एग्जाम में एक नंबर दिलाएगा कि संचार मंत्रालय जो भारत का है इसने बताया है कि इस महीने यानी कि जनवरी 2023 से एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व भारत संभालेगा, ठीक है। और ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो देखिए, जैसा आपका आधार कार्ड होता है उसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है भारत ने, ठीक है। किसने? भारत ने। याद रखिएगा, भारत ने जो है 9 देशों के लिए अभी हाल ही में मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक एक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। और आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु जो आपका है यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु जो आपका है, इसने 9 देशों के लिए इस आधार जैसे डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, ठीक है। और देखिए, खास बात और है जो आपका फिलीपींस है, मोरक्को है, श्रीलंका है, युगांडा है, इथियोपिया है, गिनी गणराज्य है, सियरा लियोन है, बुर्किना फासो है और टोगोलेस गणराज्य है। ये इन सभी देशों के नागरिक इस प्लेटफॉर्म पे नामांकन करेंगे यानी कि इस MNDPT इसको मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है, इस पर नामांकन करेंगे। और तीसरा प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की। तो देखिए, ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी को अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखिए, भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। और इस नियम में शिकायत निवारण के लिए एक स्वनियामक निकाय स्थापित करने और गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज के लिए नो योर कस्टमर यानी कि KYC नियमों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। देखिए, थोड़ा सा एक मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लूँगा इसमें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये करंट अफेयर आप लाते कहाँ हैं। देखिए, बहुत सारे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गए जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया या फिर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो गया या फिर ऑल इंडिया रेडियो हो गया, तो उन सभी से मुझे ये सारी न्यूज़ कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो देखिए, जो हिंदी न्यूज़पेपर हैं जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, इनमें इन सब में बकवास न्यूज़ छपती है। यानी कि कम से कम एक न्यूज़ केवल छप पाती है हिंदी न्यूज़पेपर्स में, उसमें फालतू की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं राजनीति से संबंधित और इधर उधर खबरें रहती है, ठीक है। तो आप अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू केवल पढ़ लीजिए तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये करंट अफेयर सेशन देखते हैं तो आपकी द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, PIB और ऑल इंडिया रेडियो ये सारी जो चीज़ें जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको जो देता हूँ मतलब सभी न्यूज़पेपर का निचोड़ मैं आपको डेली देता हूँ 10 से 12 मिनट में। तो एक न्यूज़पेपर अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे समय में तो मुझे 1.5 घंटे लग जाते थे। और अभी देखिए, बहुत सारा मेहनत करके मैं इसको कलेक्ट करके 2 से 3 घंटे में ये वीडियो बनाता हूँ। तो इसको आप मन लगा के पढ़िए, आपको अन्य न्यूज़पेपर वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 19 काफ़ी चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मेरा बोलने का अधिकार है, मैं बोलूँगा, मुझे भारतीय संविधान ने ये अधिकार दिया है। और इसी संबंध में अभी हाल ही में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 संबंधी 1 के बहुमत से एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान भले ही राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए हों, इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया सकता है क्योंकि वो उसका बोलने का अधिकार है, वो बोल सकता है अपने मन से, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। तो भारत में इसलिए देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को भी कोई आरोप लगा देते हैं और उनको गाली तक बक देते हैं। तो कहते हैं ये मेरा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को
थोड़ा सा हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, ठीक है क्या चीज़ ये। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। देखिए, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। यानी कि आपको कुछ भी बोलने का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन अगर आप भारत के खिलाफ बोलेंगे, भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बोलेंगे, या फिर वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वक्तव्य करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ स्टेटमेंट दे दिया जिससे हमारा किसी अन्य देश के साथ संबंध खराब हो रहा है, तो उस स्थिति में आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, उस पर बैन लग जाएगा। और अगर आप न्यायालय की अवमानना करेंगे, यानी कि कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया है, आप उसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तब भी आपका जो ये अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया गया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस पर जो है अंकुश लग सकता है। देखिए, भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। और प्रेस पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है, इसलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार होते हैं, किसी भी नेता पर आरोप लगा देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है, क्योंकि उनको ये अधिकार मिला है कि वो किसी पर भी उंगली उठा सकते हैं कि भैया तुम सही काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे बारे में लोगों को बताएंगे, ठीक है, और तुम्हारा पत्ता गुल कर देंगे। पांचवा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, ओडिशा राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बना है। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो उड़ीसा के हैं, इन्होंने ओडिशा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का हाल ही में उद्घाटन किया, जिसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया है। तो याद रखिएगा कि जो ओडिशा राज्य है, यहाँ पर एक प्लेस है राउरकेला, राउरकेला में बना है ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। देखिए, जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ये रिकॉर्ड 15 महीनों में 260 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बना है, और इसमें 20,000 से अधिक दर्शकों की मेजबानी करने की क्षमता है। और ये स्टेडियम पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप के 44 मैचों में से 20 की मेजबानी करेगा, और शेष मैच भुवनेश्वर और कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो देखिए, भारत में एक नया स्टेडियम बन गया है, वो भी स्पेशली हॉकी के लिए, और नाम इसका है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बना कहाँ पे है? उड़ीसा के राउरकेला में, याद रखिएगा इसको। और छठवां प्रश्न है कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना का परिव्यय कितना है। तो देखिए, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना का जो परिव्यय है, ये आपका है 2540 करोड़ रुपए। देखिए, भारत का जो आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति है, इसने केंद्रीय क्षेत्र की योजना ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी। और देखिए, जो आपका ये बिंद योजना है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन यानी कि DD में आधुनिकीकरण लाना है। एक खास बात और है कि 2025-26 तक की समयावधि के लिए इस योजना का जो है परिव्यय कुल कितना रखा है, 2,540 करोड़ रुपए। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सातवां प्रश्न कि हाल ही में भारत में 10 की जनगणना 2021 जो है, ये किस महीने तक के लिए कैंसिल हो गया है। तो देखिए, 30 सितंबर 2023 तक के लिए 10 की जनगणना 2021 को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया गया है। देखिए, बार बार इसकी डेट बढ़ती जा रही है। देखिए, हर 10 साल में भारत में एक बार जनगणना होती है, जिसको हम 10 की जनगणना कहते हैं, और इसमें पिछले 10 साल में हुए जनगणना यानी कि जनसंख्या में हुई वृद्धि को हम काउंट करते हैं। तो देखिए, पिछला जो जनगणना का आंकड़ा था 2011 में पब्लिश हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में डाटा आने वाला था अगला वाला जनगणना का। लेकिन देखिए, बीच में कई सारे बाधाएं आ गई बीच में, और कोरोना महामारी बीच में आ गई थी, इसलिए बार बार डेट कैंसिल होते गया। और अब देखिए, एक बार फिर से 30 सितंबर 2023 तक के लिए ये कैंसिल हो गया है। तो देश में 10 की जनगणना करने की प्रक्रिया को एक बार फिर कैंसिल कर दिया गया है। और देखिए, जनगणना का हाउसिंग लिस्टिंग चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट मूल रूप से 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक होने वाले थे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया 2021 में, फिर उसके बाद फिर 2022 में भी इसको कंप्लीट नहीं किया सका, और इसके बाद फिर देखिए 2023 भी आ गया है, एक बार फिर से ये कैंसिल हो गया है। तो देखते हैं कब तक 2021 की जनगणना का आंकड़ा पब्लिश हो पाता है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो देखिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लॉन्च किया है PM मोदी ने।
देखिए जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, जिसको आप एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम कह सकते हैं अंग्रेजी में, ये विभिन्न विकास मानकों में पिछड़े जिलों के भीतर ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक नई पहल है, जिसको 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है, इसको मैंने बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? कि भारत के जो विभिन्न पिछड़े ज़िले हैं, उनके भीतर ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार लाया सके। देखिए एक ज़िले में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे ग्राम सभाएँ आती हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जाता है ऐसे स्टेप बाय स्टेप। और 9वां प्रश्न कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली की सरकार है, ये एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को फ्री में भोजन दे और उनको चिकित्सा उपचार सुनिश्चित कराए फ्री में। देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, देखिए सबके लिए नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति हैं, उनको मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित किया जाए। और 10वां प्रश्न है कि गणितीय विज्ञान संस्थान जो आपका है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये आपका चेन्नई में स्थित है। और देखिए खास बात और है जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है, तो ये जो है 1962 में जो है ये स्थापित हुआ था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अपडेट ले लेते हैं। देखिए तमिलनाडु सर्कल के तहत डाक विभाग ने गणितीय विज्ञान के 60 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कवर जारी किया है। और गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई भारत में 1962 में अल्लादी रामकृष्णन के द्वारा स्थापित एक प्रमुख शोध संस्थान है। तो 60 वर्ष इसके पूरे हो गए, 1962 में स्थापित हुआ था, इसलिए इसके बारे में मतलब इसके लिए जो है एक विशेष डाक विभाग के द्वारा गणितीय विज्ञान के लिए एक विशेष कवर जारी किया गया है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन में। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि भारत के पहले पर्पल फेस्ट का जो आयोजन है किस राज्य में 6 से 8 जनवरी तक किया गया, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किस स्थान पर जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और किस कंपनी के बीच में समझौता हुआ है, बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। कल का पहला प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं कुलदीप सिंह पठानिया। और देखिए जो आपका नेपाल है, इसने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और जो आपके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ हैं, इन्होंने टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ दिया है। और देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है ओडिशा राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू कर दिया है। और ओडिशा राज्य की एक पहल है जिसका नाम है जगा मिशन, इसको यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया हाल ही में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।